दोस्तों नमस्कार। आज है 13 दिसंबर 2022 और आज के आपके प्रॉपर करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो यूपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां प्रॉपर करंट न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है वहां ये आपकी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो सबसे पहले आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर बनी हुई है या कहा जाए काफ़ी समय से चल रही है कि भारत G20 की, ध्यान दीजिएगा, भारत G20 की 2023 में अध्यक्षता करेगा। लेकिन उसके पहले भारत के विभिन्न स्थानों पर यानी G20 के जो मेंबर हैं उनके अन्य जो प्रतिनिधित्व हैं, जैसे वित्त मंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, इसी प्रकार के विभिन्न अन्य जो मंत्रालय हो गए, विभाग हो गए, उनकी पूर्व से पहले से तैयारी हो जाए तो उसकी भी बैठक हो रही है। तो अभी ये G20 इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसकी फर्स्ट G20 की फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक यानी वित्तीय और केंद्रीय बैंक के जो डिप्यूटीज होते हैं, इसी को शॉर्टकट में FCBD के नाम से जाना जाता, तो इसकी मीटिंग हुई है। तो इसलिए चर्चा में आ गया। ये मीटिंग 13 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2022 के बीच मीटिंग होगी। यानी आज है 13 दिसंबर, आज से इस मीटिंग की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी और 13, 14, 15 यानी 3 दिन ये मीटिंग होने वाली है। तो ये मीटिंग कहाँ होगी, ये स्थान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता कि ये मीटिंग कहाँ होगी, तो यहाँ पर आपके सामने स्थान दिखा नजर आ रहा होगा, ये बेंगलुरु कर्नाटक में होगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि G20 की पहली, चूंकि ये फर्स्ट टाइम भारत भी G20 की जो बैठक 23 में करने वाला, वो पहली मीटिंग भारत में होगी। और अभी जो फाइनेंस हमने कहा, फाइनेंस और सेंट्रल जो गवर्नर डिप्यूटीज हैं उनके द्वारा भी ये जो पहली बैठक हो रही है ये बेंगलुरु कर्नाटक में हो रही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई, यानी इसमें RBI भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ में जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि G20 की बैठक 23 में होनी है, तो अभी ये इतनी बैठकें क्यों हो रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कई यानी लगभग अब 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो G20 की अध्यक्षता है ये भारत के पास आ चुकी है। तो इस दौरान भारत क्या करेगा, जब मुख्य मेन बैठक होनी होगी तो उसके लिए पूर्व में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए भारत के विभिन्न स्थानों पर यानी विभिन्न जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से बैठकें और वहाँ पर क्या उनका क्या सोचना है आगे, क्या और किस पे काम किया जाना चाहिए, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगली जो अभी तो ये डिप्यूटीज की बैठक है, और इसके अलावा अगली जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं और गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनकी भी अगली ही बैठक यानी होगी। और ये बैठक कब होगी, ये 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 23 दिसंबर सॉरी माफ कीजिएगा 23 से लेकर 25 फरवरी 2023 में होगी। यानी ये दिसंबर चल रहा है, तो अगले फरवरी मंथ में क्या होगा कि पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है उसकी भी बैठक 23 से लेकर 25 फरवरी 2023 में कहाँ होगी, तो यहीं बेंगलुरु जो कर्नाटक है वहाँ पर भी बैठक होने वाली है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार भारत के द्वारा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारत उठाना चाहता है, यानी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी बैठकें हो रही या G20 2023 में मुख्य बैठक होगी जो नई दिल्ली में प्रस्तावित है। तो नई दिल्ली में जब G20 की मुख्य बैठक होगी तो उस दौरान भारत के द्वारा कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, तो उनमें सबसे प्रमुख आपके सामने यानी चुनौतियां क्या हैं। अभी जो चुनौतियां हैं उन्हीं मुद्दों को क्या किया जाएगा, G20 के मंच पे रखा जाएगा। तो पहला है कि पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड काल आया और कोविड-19 महामारी के दौर से विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं उसके चपेटे में आई, तो उनको कैसे सुस्त अर्थव्यवस्था को तेज किया जाए, उसमें कैसे गति लाई जाए, यानी आर्थिक समृद्धि व विकास प्रमुख मुद्दा होगा। यानी
कोविड-19 के बाद की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए, तो एक मुद्दा ये चुनौती ये होगी, तो इसको भी G20 की मंच पर, क्योंकि G20 का महत्व आपकी समझ में पहले से भी हम कई इसमें क्लासें कर चुके हैं और आपको बताए हैं कि G20 कोई मामूली सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें विकसित और विकासशील, अल्प विकसित सभी देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें विकसित और विकासशील देशों का एक दो नहीं बल्कि 19 देश और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसमें आप जानते हो विश्व की टोटल GDP का 85%, टोटल व्यापार का 75% और टोटल पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा या कहा जाए 60% से भी ज़्यादा हिस्सा ये रखता है। तो इसका इंपॉर्टेंस इस मायने में भी है, तो आप समझ सकते G20 इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगला क्या होगा कि अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है। रशिया यूक्रेन वार का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा और खासकर जो तेल ऑयल प्रोडक्शन होता है उस पर साफ नजर आता है। तो इसकी वजह से यानी जो जियोपॉलिटिक्स तनाव विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता भू राजनीतिक तनाव जो विद्यमान है, इसका क्या प्रभाव होगा और G20 की सदस्य देशों के बीच यानी G20 की जो सदस्य देश हैं इस समस्या को कैसे देखते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी कम होने की बजाय और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा फूड क्राइसिस, खाद्य की समस्या उत्पन्न हो सकती, एनर्जी सिक्योरिटी, जब जाहिर सी बात है कि विश्व में स्थिरता नहीं होगी तो इनके जो फूड और एनर्जी प्रोडक्शन स्टेट हैं या नेशन हैं उनके द्वारा भी क्या किया जाएगा, तनाव की स्थिति में हमेशा रहा जाएगा। तो इसका फूड और एनर्जी सिक्योरिटी भी भारत इसमें शामिल करने वाला है। इसके अलावा जो आज देख रहे हो श्रीलंका में स्थिति क्या है, इसी प्रकार कई देश क्या हैं यानी आर्थिक रूप से खस्ताहाल की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनकी जो वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। तो उनकी डेब्ट डिस्ट्रेस, जो ऋण आपको लेना है तो ऋण को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनके द्वारा क्या रियायत दी जाएगी और क्या आगे किया जाना चाहिए, उनको कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इंक्लूसिव उनको कैसे बनाया जाए, उनको रेजिलियंट कैसे बनाया जाए, ये भी प्रमुख क्या होंगे, मुद्दे होने वाले हैं। अगला इसमें है मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति का महंगाई विद्यमान है। महंगाई की आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप खाद्य खासकर जो फूड इन्फ्लेशन है वो अब चरम पर विद्यमान है, चाहे अफ्रीका महाद्वीप का देशों का ले लीजिए या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या फिर यूरोप के देश ही क्यों ना हो। आप देखेंगे इनसे जब हम तुलना करते हैं, अभी ये सब उसका रिपोर्ट भी आई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, इसमें बताया गया भारत में फिर भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल बनी है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर 400% से भी ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन पहुंच गई है, 400% से भी ज़्यादा। जी हाँ, 400 यानी कोई वस्तु पहले 1 रुपये की मिलती थी और आज 400% और ऐड कर लीजिए, इतना खाने पीने की वस्तुएं मिल रही हैं, यानी वहाँ खाने पीने के लिए भी आपको बोरा भर भर के पैसा ले जाना पड़ता है। तो ये फूड इन्फ्लेशन की भी प्रमुख समस्या विद्यमान है। तो ये इन्फ्लामेशनरी प्रेशर, जो ये मुद्रास्फीति कारक जो प्रभाव होते हैं, महंगाई जन्य प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये भी विश्व के जो G20 के सदस्य आएंगे उनके लिए प्रमुख चुनौती होगी और भारत इसको भी शामिल करने वाला है। अगला अगर हम बात करें तो अगला इसमें आपके सामने लिखा दिख रहा होगा कि मॉनेटरी टाइटेनिंग, यानी अभी आपने देखा कि मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति क्या होती है तो आप पीछे भी समझ चुके हैं। जब किसी कोई भी देश है उसकी जो केंद्रीय बैंक के द्वारा नीति जारी की जाती है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता। उद्देश्य होता मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक समृद्धि व विकास को सुनिश्चित करना। तो भारत में जो मौद्रिक नीति जारी करने की पावर किसके पास है, आरबीआई। और आरबीआई की जो एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी आपने देखा ये पहले 5.9% थी, लेकिन इसमें कितने, तो हमने कहा इसमें 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करके और ये कितनी कर दी गई, ये कर दी गई 6.25%, यानी कि 6.25% अब क्या हो गई है, रेपो रेट। इसी को कहा जाता है, ये क्या है, टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सख्त
अर्थव्यवस्था जो ये मौद्रिक नीति उसको टाइट करके अपनाना, यानी जब इसको इंक्रीज किया जाता है, केंद्रीय दरें जो होती हैं, नीतिगत दरें इन्हीं को कहा जाता, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता मॉनेटरी टाइटेंस। तो विश्व के इससे क्या होता है, विश्व में जो बाजार में तरलता होनी चाहिए वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती, कम, क्योंकि जो पैसा जनता के पास होता है वो केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाता, और इस प्रकार जब कि विश्व की देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके द्वारा जो उनका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, उसको इंक्रीज किया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता, मॉनेटरी टाइटन के नाम से जाना जाता। यानी वो देश क्या मौद्रिक नीति, सख्त मौद्रिक नीति को अपना रहा होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो भारत कहाँ विश्व के G20 के मंच पर रखने वाला है, G20 के मंच पर रखने वाला है, और ये सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए और क्या क्या इसमें भारत जब G20 पे होगा तो उसका जोर किस पे होगा भाई। भारत G20 के मंच पे जब 2023 में जो राष्ट्र राज्य हैं वो आमने सामने होंगे तो उनका जोर किन चीज़ों पे होगा, तो उनका जोर ध्यान दीजिएगा। आज का युग क्या है, यानी हम आज जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र तट के आसपास स्थित जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके डूबने का खतरा भी लगातार मंडराता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही ऑप्शन बचता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें वैश्विक स्तर पर राष्ट्र राज्यों के द्वारा प्रमुख रूप से प्रयास किया जाना चाहिए, और जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ये सब चुनौतियां बनी हैं तो इससे कैसे निपटारा पाया जा सकेगा। तो इनमें पहली देखिएगा ग्रीन डेवलपमेंट, यानी हम विकास तो करें लेकिन विकास क्या होना चाहिए। अब आज का जो विकास है इसको ग्रीन डेवलपमेंट कहा जाता है। जब भी कहीं पर आप लिखें कि कैसे पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए, तो ये जो पॉइंट भारत जो विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, तो उसमें भारत ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब हुआ जब इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विकास इस प्रकार किया जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना के बराबर या कम से कम न्यूनतम एटलीस्ट होता है, तो उसी को क्या कहा जाता, ग्रीन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन डेवलपमेंट इसमें, और इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब हुआ कि हमारे औद्योगिक गतिविधियों की वजह से, हमारे आर्थिक क्रियाकलापों की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसके लिए क्या किया जाए, यानी जो जिन देशों के द्वारा ज़्यादा नुकसान किया गया और जो राष्ट्र अभी उस नुकसान की स्थिति में शामिल नहीं हुए उनको वित्तीय उपलब्ध करवाना क्लाइमेट फाइनेंस कहलाता है। तो एक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट भी आया था और ये बात बनी थी कि 2020 में ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस की स्थापना के अंतर्गत, यानी ये 100 करोड़ रुपए का ये क्या किया जाएगा, होगा, जिनमें जो विकसित देश है उनके द्वारा 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा। और ये संकल्पना 2020 से लागू हो जानी थी, क्योंकि ये अवधारणा 2009-10 में ही आ गई थी, लेकिन आज तक इस पर अभी कोई भी 100 करोड़ तो दूर इसमें कोई पैसा नहीं आ पाया। तो ये भी आपका इसमें चैलेंज होगा। इसके अलावा भारत का जोर जो जीवन शैली को बदलने पर होगा, क्योंकि आज हम वो भोक्तावादी जीवन शैली को अपना रहे हैं और जो वस्तुएं हैं, सेवाएं, उनका अंधाधुंध इस तरीके से दोहन करते हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भारत के द्वारा भी आपने देखा गांधीनगर गुजरात से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ को शुरू किया गया। तो इसकी फुल फॉर्म ही है कौन, तो इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट स्टाइल। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है कि जीवन शैली को इस प्रकार, लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाया जाए जिससे कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर, और इस इन्वायरमेंट यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। हमारी जीवन शैली के हिसाब से पर्यावरण निर्धारित ना हो, बल्कि हम पर्यावरण के हिसाब से अपनी क्या जीवन निर्धारण करें। तो सबसे पहले ये 3 प्रमुख यानी बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भारत उठाएगा और विश्व के अन्य देशों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। एक तो ग्रीन
एक तो क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा ग्रीन डेवलपमेंट और तीसरा लाइफ। अगला ध्यान दीजिएगा, आज जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये ग्रोथ तो हो रहा, संख्या में तो दिख रहा है कि फला अर्थव्यवस्था 7% 8% की दर से वृद्धि कर रही है। वैसे भारत की भी अर्थव्यवस्था का भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके द्वारा भी आप सुनते हो भारत की अर्थव्यवस्था 2000 कब, तो ये आपकी रिपोर्ट आती है कि 2023 में कितने % रहने वाली है, कितने % रहने वाली है। तो ये सब आप देखते हो कि 2023 में इतने % रहने वाली है, वहीं विश्व की इतने % रहने वाली है। ये सारी रिपोर्टें आती हैं। लेकिन क्या जो ग्रोथ हो रही है वो क्या समावेशी है, क्या वह त्वरित है? यानी त्वरित का मतलब हुआ लगातार, उसमें ऐसा तो नहीं कि एक क्वार्टर में 10% फिर अचानक जंप होकर के 3% पे पहुंच गई। यानी कंटिन्यूटी के साथ क्या अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि हो रही है वो हो रही है कि नहीं है? भाई सतत समावेशी उसी को कहा जाता है कि जो लगातार धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर जाता है, लगातार धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें देखने लायक होगी कि, और यहाँ एक रेजिलिएंट का, यहाँ रेजिलिएंट आया, रेजिलिएंट का मतलब हुआ कि कोई भी अगर बीच में बाधा आ जाए तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए कि वो लड़खड़ाने की बजाय उस जो शॉक्स आए हैं उन शॉक्स को अपने अंदर क्या है झेल सके। कई व्यक्तियों को आप सुनते हो वो खुशी खुशी में बहुत खुशी होते, लेकिन तन जरा सा भी दुख आया तो टूट जाते हैं। अगर टूट गए तो इसका मतलब हुआ वो रेजिलिएंट नहीं है। यही स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था एक्सीलरेटेड तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए और साथ में रेजिलिएंट होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर एक साथ मिल गई तभी समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सतत और धारणी हो सकती है। तो हमने इसमें आपको क्या बताया कि क्या जो अर्थव्यवस्था की समृद्धि हो रही है वो एक्सीलरेटेड है, इंक्लूसिव है और रेजिलिएंट है। तो ये भी भारत प्रमुख रूप से विश्व के देशों के सामने रखने वाला है। अगला हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक कितने, 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रखा है। और आप जितने भी लोग आप यहाँ हैं या वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों का तो एक काम है कि 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सुबह शाम इतनी बार देखो कि आपके मन मस्तिष्क में ये याद हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ ये आपका अगला है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक इनकी जो प्रगति हुई है वो क्या सही दिशा में? जैसे भारत इसमें कई भारत के संदर्भ में भी बताया गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक भारत लक्ष्य रखा है। तो अभी की प्रगति को देखा जाए तो भारत जो सारे लक्ष्य है 2058 तक यानी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। लेकिन अन्य देशों से हम जब तुलना करते हैं तो जो यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिकन कंट्री हैं ये भारत से और 20 साल पीछे हैं। इनको देखने से लगता है कि ये 2078 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भले प्राप्त कर पाएं। तो इनकी जो प्रगति है, प्रगति जो एक्सीलरेट का मतलब तेजी से होनी चाहिए और ये भी क्या होनी चाहिए यानी सतत रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी आपका क्या होगा, इस पे भी बातचीत होने वाली है। इसके अलावा वर्तमान समय आप देखते हो आज का समय डिजिटल युग का है। डिजिटल युग का मतलब हुआ बहुत तेजी से फिजिकल जो चीजें जो कोई भी एरिया ऐसा नहीं बाकी है जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका ना हो रहा हो। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रौद्योगिकीगत आधारित सभी प्रकार की एक्टिविटीज आज हो रही हैं और इनका रूपांतरण भी बहुत तेजी से होता जा रहा है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि आज हर जगह आप देख रहे हो जहां जो काम फिजिकली मैनुअल होता था वो काम आज ऑनलाइन या डिजिटली फॉर्म में हो रहा। तो इसके लिए जो आम जनता के लिए पब्लिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से विकसित हो पाया है कि नहीं। भारत में बात करें तो यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की भी क्या की गई, स्थापना की गई है जो भारत के लगभग 6
हाँ कितने, तो 6 लाख करोड़ भारत के क्या है, गांव है। तो 6 लाख जो 6 लाख जो गांव है उनको कैसे क्या किया जाए, उनमें कैसे पहुंचाया जाए कनेक्टिविटी, ये भी प्रमुख क्या होगा, मुद्दा होगा। कुल मिला के यहाँ ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बातचीत होने वाली है। अगला है मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी। ये जो कीवर्ड हैं, जब भी मेंस का आंसर लिखिए तो वहां पर इनका इस्तेमाल आप करिए। यानी 21वीं सदी के लिए जो भी संस्थाएं होनी चाहिए वो किसी एक देश विशेष या एक देश विशेष या कोई एक संगठन हो सकता है, उसके प्रति कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होनी चाहिए, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं ये बहुपक्षीय होनी चाहिए। तो 21वीं सदी किसका है, कोई एक ध्रुवी विश्व का नहीं है, दो ध्रुवी विश्व का नहीं है। 21वीं सदी बहुध्रुवी विश्व की दुनिया है, और विश्व बहुध्रुवी विश्व की दुनिया है तो जाहिर सी बात है जो संस्थाएं होंगी वो मल्टीलेटरल बहुपक्षीय इंस्टीट्यूशन प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले हैं। तो अब देखने लायक होगी कि इनके द्वारा किस प्रकार के यानी क्या कार्य किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए G20 से। तो G20 की अगर बात करें 2022 वाला, तो हमने आपको बाकी चीज़ें बताई दिया। 2023 में इसकी बैठक भारत में होगी और भारत के कहाँ, नई दिल्ली में होने वाली है। और थीम भारत ने क्या रखा है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस बार की थीम है, जो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ, महाउपनिषद एक महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो महाभारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसी में से एक है महाउपनिषद। तो महाउपनिषद से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम इस बार की क्या है, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी क्या है, वसुधैव यानी हमारा परिवार है। इस बार की भारत के द्वारा थीम G20 की अपनाई गई है, जिसे इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस बार की थीम है, जो ध्यान रखिएगा। बात करें इसके पीछे वाली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसके पीछे वाली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसके पीछे वाली बैठक आपको पता है कहाँ, बाली 22 वाली बाली इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक, अब 23 वाली बैठक आगे, जब 23 वाली अब भारत में होगी तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात करें तो बाकी चीज़ें दे चुके हैं आपको। G20 के जो 85% है, ये कुल GDP का, व्यापार का 75%, जनसंख्या का 60% या 2/3 हिस्सा ये G20 रखता है। इसमें 19 संगठन है, 19 देश हैं और एक संगठन है। एक संगठन कौन, यूरोपीय यूनियन है। अगर 19 देशों की बात करें तो हमने आपको चुटकियों में याद करवाया था। सबसे आसान है, कनाडा से शुरू करिए। कौन कौन आपका, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, USA हो गया। कौन हो गया, तो कनाडा हो गया, अमेरिका या USA, मेक्सिको, 3 देश उधर से उठा लीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आइए तो कौन हो गया, AB से याद रखिए, अर्जेंटीना, ब्राजील। AB यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, 5 देश इधर हो गए। यूरोप में पहुंचिए तो यूरोप में कौन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, UK हो गया, इटली हो गया। फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, यानी ये 4 ये हो गए, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली। तो 5 4 9 हो गए। अब आइए कहाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल एक अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका है, तो ये 10 हो गए। अब बचे हैं 9, तो 9 में कौन बचे, अब मध्य पूर्व एशिया में पहुंच जाइए तो सऊदी अरेबिया, तुर्की, कितने हो गए, 12 हो गए। बचे हैं कितने अभी, 8। तो 8 देश में अब आइए, अब इंडिया को आसपास का देखिए तो कौन कौन हो गया, ऊपर से आपका कौन हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, 3 ये हो गए। इसके बाद इंडिया के बाद पहुंचिए इंडोनेशिया, 4 हो गए। इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर, 5 हो गए। जापान 6 हो गया। जापान के बाद फिर कौन बचा, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो ये 7 हो गए। उसके बाद फिर बचा ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल कितने, ये 8 हो गए। तो ये आपके कितने हैं, ये G20 के देश हैं, जो आपको क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी यूरोपियन यूनियन एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 20 से मिलकर के बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके UPSC में पूछा जा चुका है। तो सारी चीज़ें A to Z एक बार फिर से हमने G20 का क्या यानी आपको रिवाइज करवा दिया। अगला इसका पूछा जाए क्या कोई प्रमुख हेडक्वार्टर्स है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख हेडक्वार्टर्स
कहीं सचिवालय नहीं है, ये रोटेशन बेस पे हर साल तय किया जाता है। तो ट्रोइका बन जाता 3 सालों का। जैसे आप देखेंगे 21 वाला इटली में हुआ था, रोम डिक्लेरेशन जहां बनाया गया, 22 वाला बाली इंडोनेशिया में हुआ, 23 वाला भारत में। 23 के बाद फिर 3 देशों को एक क्या पहले से तय कर लिया जाता ताकि अगली बैठक कौन करेगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। बात करें G20 की, तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जब आपके कौन सा संकट आया था? एशियन संकट आया था। एशियन संकट 1996-97 का, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इनके देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। तो उसी समय 1999 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना G20 की गई थी। पहले इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 2008 का संकट आया, उसके बाद से फिर राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। पहले वही वित्त मंत्री, गवर्नर, इन सब के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता था। वर्तमान में देखा जाए तो G20 एक प्रमुख संगठन बन के उभरा है और इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो एक टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगला है 39th, यानी 49वां संस्करण एडिशन किसका हुआ? तो ये कोर पार्ट किसका हुआ? कोर पार्ट। आप कहें कि कोर पार्ट ये है क्या? तो यहां पर आप देखिएगा ये कोर पार्ट क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। यानी यहां से हो गया कोऑर्डिनेटेड और पी से हो गया पेट्रोल, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। और एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का मतलब हुआ, पेट्रोलिंग कहते हैं गश्ती करना, तो एक गश्ती एक प्रकार की है। और एक गश्ती किसके बीच होती है? तो आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब इंडिया और इंडोनेशिया। तो ये पूछा जाए कि कोरपैट का आयोजन 39वां संस्करण का एक किनके बीच हुआ? तो ये हुआ किसके बीच में? तो ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ। और ये कब हुआ? तो ये ध्यान दीजिएगा 8 से लेकर के इस समय चल ही रहा है। तो ये 8 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को, और ये कहाँ? इंडोनेशिया। इस बार का आयोजन जो 2022 वाला हुआ है, तो ये 22 वाला कहाँ हुआ? तो ये यहाँ पर आपका लिखा दिख रहा होगा। तो ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसमें कौन गया है? तो INS करमुक। यहां भारत की तरफ INS करमुक ने इसमें क्या किया? इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि भारत के द्वारा इंडोनेशिया के साथ जो ये अभ्यास किया गया, ये आखिरकार क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत की एक नीति है जिसे आप सागर कहते हो। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी जो हिंद महासागर का आसपास का क्षेत्र है या सागर का जो क्षेत्र है, तो उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में समृद्धि हो वो और सुरक्षा हो, जिससे कि सभी को क्या फायदा पहुंचे। तो भारत के ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है, ये भारत की जो सागर की नीति अपनाई जा रही, उसी का एक क्या है? एक कंपोनेंट आप मान सकते हो। और इसमें जो मेरी टाइम का मतलब हुआ जल वाली सुरक्षा। समुद्र में जब आप जाते हो तो उसी को मेरी टाइम कहा जाता। तो मेरी टाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा। आयोजन 2002 से हो रहा, अभी 39 हुआ। इसका मतलब हुआ कि संख्या 2002 से देखें बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ साल में 2 बार होता है। एक साल में ये कितनी बार इसका आयोजन किया जाता? तो एक साल में इसका आयोजन 2 बार किया जाता है। तो साल में 2 बार होता, ट्वाइस ए ईयर 2 बार होता है। इसका उद्देश्य क्या होता? जो अवैध तरीके से और बिना बताए हुए और बिना किसी के निर्देशन में जो फिशिंग की जाती है, मछलियां समुद्र के अंदर बिना बताए हुए और बिना गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ना, उसको रोकना भी इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। बाकी सुरक्षा तो वही है। इसके अलावा ड्रैग ट्रैफिकिंग, समुद्र के रास्तों से कई बार क्या मछुआरों के साथ साथ अन्य जो होते हैं ये इसमें ड्रग की तस्करी, जो नशीली दवाएं होती हैं उनकी तस्करी की जाती है। और साथ में समुद्र के माध्यम से मेरी टाइम टेररिज्म, एक हुआ स्थल पे
आतंकवाद पैदा करना, एक जो समुद्री संसाधन जैसे आपके मछुआरे हो गए, इनको भी यानी इन पर हमला कर देना या इनको यहाँ पर आतंक पैदा करना, तो ये भी इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें जो मैरीटाइम टेररिज्म आज एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा इस समय जो समकालीन अब विश्व चल रहा, तो उसमें मैरीटाइम टेररिज्म भी इसको रोकना एक प्रमुख है। इसके अलावा जो लूटपाट सशस्त्र यानी हथियार के साथ आए और कुछ लुटेरे और समुद्र में जो आम कोई जहाज जा रहा उसको लूटपाट कर लिया जाता है, इसी को आर्म्ड रोबरी के नाम से जाना जाता। तो जो आर्म्ड रोबरी होती उसको रोकना, और साथ में पायरेसी, समुद्री लुटेरों को पायरेसी कहा जाता। तो समुद्र में जो लुटेरे होते हैं उनके द्वारा जो लूटपाट मचाई जाती है, उसी पायरेसी को रोकना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। तो हमने क्या कहा, जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, टेररिज्म, वो भी कौन सा, मैरीटाइम टेररिज्म, आर्म्ड रोबरी और पायरेसी, इन सब को रोकना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और इसका सहयोग जब ये सब रोकने के लिए होगा तो भारत और इंडोनेशिया के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। इनकी ये नौसेना के बीच, जाहिर सी बात है पानी में एक्सरसाइज होगी, नौसेना ही होगी, तो ये नौसेना के बीच होती है। और इससे जो भारत और इंडोनेशिया के बीच मित्रता के संबंध है उनमें और अधिक गहनता और मधुरता देखने को मिलने वाली है। तो ये आपका अगला टॉपिक था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत और इंडोनेशिया की बात कोरपैट तो आप समझ लिए, और आपको बताना है उदार शक्ति किसके बीच होती है। उसके बाद आपको बताना है उदार शक्ति ये एक्सरसाइज किनके बीच होती है। उदार शक्ति पहले तो आपको बताइए, देखो कई होती शक्ति, ये जो शक्ति एक्सरसाइज होती है भारत फ्रांस के बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन इसी के साथ शक्ति में क्या लग जाए, यानी देखिए एक हो गया गरुड़ और एक हो गया वरुण, ये भी आप बताइएगा, ये भी एक्सरसाइज किनके बीच होती है। तो ये भी दोनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच होती है। अब यहां मित्र शक्ति, एक आपको लिख के इसको बताना मित्र शक्ति, और उदार शक्ति उधर आपको बताई दिए हैं, ये आपको बताना उदार शक्ति किनके बीच होती है और मित्र शक्ति किनके बीच होती है। एक एक्सरसाइज और आपको हरिमऊ बताना है, ये किनके बीच होती है। तो ये आपकी जो कुछ अभी किसी दिन आपकी सारी एक्सरसाइज एक ही में आपको करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगला, मोदी जी महाराष्ट्र के लिए कितनी 75,000 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं का प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। अब यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीलिम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट, ये आपका ध्यान मत रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब हमने एक चीज़ और आपको बताए थे, एक दिन आपको अगर याद होगा, पूरी वीडियो में आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बात किए थे कि वन हेल्थ, ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, यानी ज़रूरत है। वन हेल्थ का मतलब हुआ कि इस प्रकार हम हेल्थ को चीज़ों को समझें कि उसमें 3 चीज़ें बताई थी। अगर मनुष्य के द्वारा जो भी किया जाता है उससे जीव जंतु एनिमल्स प्रभावित होते हैं, और मान लो यहाँ मैन है आदमी, ये भी जो एक्टिविटीज करता है एनिमल्स, और एनिमल्स के द्वारा जो एक्टिविटी होती है उसमें जो हमारा इकोसिस्टम है ये प्रभावित होता, फिर इकोसिस्टम मनुष्य को, यानी जो 3 के बीच ये लिंक है ये आपकी साइक्लिक फॉर्म में चक्रीय क्रम में चलती रहती है। इसी को हमने कहा था ट्राइपॉड बनाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते। तो हम क्यों ना हेल्थ सिस्टम इस प्रकार लेके आए कि एक साथ तीनों को ध्यान में रखकर जो भी स्ट्रेटजी बनाए, यानी जब भी मनुष्य के लिए हेल्थ की बात हो तो उसमें जानवरों के लिए उसका क्या प्रभाव होगा, इकोसिस्टम पर्यावरण के लिए क्या प्रभाव होगा, उससे कैसे एक ही स्ट्रेटजी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड तरीके से हम स्ट्रेटजी बना सकें, तो इसी को वन हेल्थ के नाम से जाना जाता। और इसके लिए बाकायदा अब एक क्या नेशनल इंस्टीट्यूट काफ़ी काम का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ये नागपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ कहाँ स्थापित होगा? नागपुर में होगा। और यही नागपुर में एक नदी है नाग, कौन नदी है? नाग। नाग हो गई पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन उसका बहुत ज्यादा हो गया, तो उसी को कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट। अबेटमेंट माने होता कम करना, अबेटमेंट माने कम करना। तो कौन सी? तो नदी जो नाग है, तो नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट, ये भी इसके अंतर्गत ये नागपुर में ही स्थित है। उसको भी स्वच्छ करने की, नाग नदी को स्वच्छ करने का भी इसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट में फंडिंग की व्यवस्था की गई है, फंडिंग की व्यवस्था की गई। अन्य चीजों की बात करें तो यहाँ एक और चंद्रपुर, कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर में क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप जो जैसे उर्वरक देखते हो या कई प्रकार के आप रासायनिक केमिकल्स देखते हो, ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के ना जाने कितने आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या ये सब, तो इन सबको किस में रखा जाता? पेट्रोकेमिकल्स में रखा जाता। तो इन्हीं के लिए एक इंस्टीट्यूट होगा, यानी पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को कैसे बूस्ट किया जाए, तो उसके लिए केंद्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर स्थापित होने वाला है। तो हमने पहला कौन बताया? तो नागपुर में क्या बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बनेगा, और वहीं पर नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट भी स्थापित होगा। अगला हमने क्या बताया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी कहाँ? चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही यहीं चंद्रपुर में ही एक ICMR रिसर्च सेंटर भी स्थापित होने वाला है। इसी चंद्रपुर में ही ICMR का मतलब हुआ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के लिए एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित होने वाला है। इसके अलावा और क्या चैलेंज आज के समय आप देखते हो? तो ये सेंटर ध्यान दीजिएगा, ये क्या स्थापित होगा? जैसे आपका जो महाराष्ट्र का सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें गढ़ चिरौली है, खासकर गढ़ चिरौली और ये विदर्भ वाला क्षेत्र, मराठवाड़ा वाला क्षेत्र, तो इसमें बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन की उनके कमी पाई जाती है, यानी उनके शरीर में रक्त की कमी पाई जाती है। तो इससे ये गंभीर चुनौती है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या किया गया? तो ये 2019 में चंद्रपुर में यानी एक आधारशिला रखी गई थी, किसकी? सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो ये कौन? हीमोग्लोबिनोपैथीज की आधारशिला चंद्रपुर में रखी गई थी। तो इसको भी पूरा करने के लिए अब इस प्रोजेक्ट में जगह दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है, चूंकि सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज ये चंद्रपुर में, यानी इसको भी समय से पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो एम्स हैं, एम्स नागपुर में भी स्थापित होगा, और नागपुर में स्थापित होने से जो उसके आसपास का समीपवर्ती क्षेत्र है उसके जैसे आपका कौन कौन हो गए? गढ़चिरौली हो गया, गोंडिया, मेलघाट। तो कौन? गढ़चिरौली, गोंडिया, मेलघाट की जो जनजाति हैं, जिनमें खासकर हमने अभी बताया उनमें स्वास्थ्य जो जैसे अगर कारकों के मानदंड पर उनके देखा जाए तो बहुत सारी उनमें समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो उससे भी निजात पाया जा सकेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यानी एम्स नागपुर में स्थापित होगा। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको ध्यान में, ये आसान लग रहा होगा लेकिन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यही चीजें कठिन हो जाती कि ये स्कीम स्टेट विशेष की स्कीम क्यों पूछ लिया। फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम स्टेट विशेष की स्कीम क्यों पूछ लिया, क्योंकि सेंट्रल नाम देख रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, सेंटर नाम देख रहे हो, सेंट्रल आपका कौन था? ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल स्तर का संस्थान है। सेंटर फॉर जो ये हीमोग्लोबिनोपैथीज सेंटर, ये केंद्रीय स्तर का सेंटर बनेगा। इसके अलावा और क्या किया गया? तो इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी काम का है। ये हिंदू हृदय सम्राट कौन कहलाते हैं? तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। तो इन्हीं के नाम पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, कौन सा? हिंदू
हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये 520 किलोमीटर का बनने वाला है और ये महाराष्ट्र के कितने, एक दो नहीं बल्कि 24 जिलों को कवर करेगा। महाराष्ट्र के कितने, 24 जिलों को कवर करेगा, जिसमें नागपुर व शिरडी यानी इनको कनेक्ट करने के लिए इसे लाया गया है या इसका उद्घाटन किया गया। तो ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग 520 किलोमीटर जो नागपुर और शिरडी के बीच बनने वाला। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस छठी वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां के बीच में चलेगी, नागपुर बिलासपुर के बीच चलेगी। तो पहली वंदे भारत आप बताइएगा, क्या वह बनारस से दिल्ली के लिए चली थी? दूसरी वाली क्या दिल्ली से कटरा चली थी? तीसरी वाली बताइएगा, यानी पहली कौन बनारस से दिल्ली चली, दूसरी वाली दिल्ली से कटरा और तीसरी वाली कहाँ चली, चौथी वाली कहाँ, पांचवी वाली, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अब तक ये छठी कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कहाँ नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली है। तो ये सारी स्कीमें थी जो आपको अभी प्रोजेक्ट थे जो उद्घाटन मोदी साहब ने किया महाराष्ट्र के लिए, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला हिमाचल प्रदेश का आपने देखा, अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ और कहाँ, गुजरात का हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई, तो ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, किसके द्वारा, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 15वें सीएम के रूप में हिमाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली गई है। अब बात करें हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल कितनी 68 सीटें हैं। उन 68 सीटों में सबसे ज्यादा किसको, भारतीय कांग्रेस को यानी कांग्रेस पार्टी आईएनसी को मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 40, बीजेपी को 25 सीटें, अन्य जो स्वतंत्र दल थे उनको 3 सीटें प्राप्त हुई थी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश आया है तो इसकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीट याद कर लो। लोकसभा में 4 है और यहाँ पर कितनी 3 सीटें हैं, यहाँ पर कितनी 3 हैं। कौन, तो ये अब भूल जाइए कि इसमें विधानसभा में कितनी है, तो आपको और एक फार्मूला बता रहे हैं। तो इसमें राज्यसभा का स्थान पहले होता, तो राज्यसभा पहले लिख लो, फिर क्या लिख लो, लोकसभा। राज्यसभा में हमने कहा 3 सीटें, लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 4 सीटें, ये आप लिख लिया। अब क्या करना, दोनों को 2-2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 3 से करोगे 6 आ जाएगा और फिर यहाँ 3 × 2, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से करवा दो तो 4, ये 8। तो आप एग्जाम में बिल्कुल दिमाग में रहेगा कौन सा, 3 4 सीटें किसमें हैं, तो 3 4 इसकी सीटें किसमें है, 3 4 सीटें हैं किसमें, 3 है राज्यसभा में, 4 हैं लोकसभा में। और इसी का यानी 3 4 ऐसे लिख के आप सीधे डबल भी कर सकते हो, देखो तब भी आपका 68 आ जाएगा। कैसे भी आप याद कर सकते हो कुल मिला के। अब ये आपका हिमाचल प्रदेश ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि चाहे लोकसभा की सीटें पूछे, चाहे राज्यसभा की, चाहे विधानसभा की, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीछे सुनने क्वेश्चन ऐसे आपको लगेगा ये आपका चर्चा में ये विधानसभा वाला रहा और सीटें क्या सुमेलित करवा देगा, लोकसभा या राज्यसभा का। तब आपको लगेगा चुनाव तो हुआ था, कुछ याद आएगा कि इतनी सीटें ये जीती थी, लेकिन फिर वहां पर आप यहाँ लोकसभा राज्यसभा नहीं देके गलत हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कौन कितनी सीटें प्राप्त किया। इस टाइप के भी क्वेश्चन अब एग्जाम में डाले जा रहे हैं पीछे सुन में। तो ये हिमाचल प्रदेश का चुनाव, और इसमें पहले उप मुख्यमंत्री यहाँ के कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के, तो मुकेश अग्निहोत्री। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम सुक्खू साहब का ना पूछ करके हो सकता है कि पहले उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए। तो हिमाचल प्रदेश क्लियर। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस है, पिन वैली। पिन वैली पूछे तो ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी हिमाचल प्रदेश में आप जानते ही हो कौन सा, तो इसका दर्रे हैं, तो कुछ आप इसमें बताइएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो इसमें राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें, 3 4 34 डबल कर दो 68 विधानसभा में सीटें। बीजेपी को कितनी 25 सीटें, कांग्रेस को कितनी मिली
कितनी मिली? तो ये 40 सीटें और 3 सीटें स्वतंत्र दल को प्राप्त हुई हैं। तो ये स्थिति रही है। अब इस समय जो चूंकि साल का अंत हो रहा, तो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा उनके अभी तक के क्या सक्सेसफुल रहे हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस क्या रही है, कौन कौन से स्कीम कितनी, तो उस पर क्या अब डेटा आ रहा है। यानी अभी तक किसी मंत्रालय के द्वारा कितना कौन कौन काम किए, उनका क्या सक्सेस रहा, तो इस पे हमने आज एक दो मंत्रालय को क्या किया, उठाया हुआ है। एक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय के नाम से जाना जाता, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा कई स्कीम, इनमें से ये स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका विस्तार कर दिया गया। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। लॉन्च कब हुई? 2020 में। जो कोरोना काल था उसी में 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति मंथ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस स्कीम को लाया गया था। लगभग भारत के 80 करोड़ जो गरीब जनता थी उसको फ्री का अनाज ये मिला। और अब जो टोटल इसमें बात करते हैं कितना दिया गया, तो ये कितना, तो ये 1118 लाख मीट्रिक टन इसमें अनाज दिया गया है। अगला इसमें राइस फोर्टिफिकेशन, इसी मंत्रालय के द्वारा, चूंकि जो भारत की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दूध पिलाती हुई माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या अन्य कुपोषण की प्रमुख रूप से समस्या होती है, उनमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते, तो उसी को पूरा करने के लिए क्यों ना हम चावल में ही क्या कर दें, यानी कि जो आवश्यक सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल हैं उनको इंजेक्ट कर दें। तो इंजेक्ट कराने के लिए 15 अगस्त 2021 को मोदी साहब ने एक स्कीम घोषित की थी, राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम। तो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम को किसके अंतर्गत? पहले से एक स्कीम चल रही, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो पीडीएस के अंतर्गत मिलता है अनाज, उसी के अंतर्गत जो चावल मिलेगा वो कैसा होगा? फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए आयोडीन नमक से लेकर के अन्य जो एलिमेंट आवश्यक हैं, न्यूट्रिशनल की जरूरत है, वो इसमें पूरा की जा सकेगी। बात करें कौन अनाज पनाज इतना सब कौन दिया, तो एक बॉडी बहुत चर्चा में रही जिसे किस नाम से जाना गया, एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो ये एफसीआई एक्ट 1964 जब कोई एक्ट से बना है तो जाहिर सी बात है ये कैसी बॉडी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक निकाय। तो इसका स्थापना 1964 के एक्ट से हुआ, लेकिन 1965 में हुआ। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार का एक और है जिसे क्या कहा जाता है? बीआईएस। यानी बीआईएस क्या, एक प्रकार का जो आप ऐसे थोड़ी है कि घटिया किस्म का कोई भी उत्पाद बना दो चलेगा, नहीं, उसके लिए बाकायदा एक स्टैंडर्ड फॉलो हो, राष्ट्रीय स्तर पे एक स्टैंडर्ड फॉलो हो, तो इसे नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। किसको? बीआईएस को। और बीआईएस को जो राष्ट्रीय स्तर का बॉडी, ये बीआईएस एक्ट 2016, हालांकि इसकी स्थापना एक एक्ट पीछे भी आया है, बीआईएस एक्ट 1986 के अंतर्गत इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, लेकिन इसे कहा जाए नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्तर का दर्जा कब दिया गया? 2016 में। और इसे पूरी तरीके से 22 अक्टूबर 2017 से लागू हो गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी आपका जो विभिन्न मंत्रालय हैं इसके द्वारा भी क्या क्या अभी तक किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत की जो कौन सा क्या देखती है, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों जो आयोजन होते हैं उसमें उसका आयोजन करती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या करती? कार्यक्रम, सेमिनार या अन्य प्रकार के जो गोष्ठियां होती हैं उनका भी आयोजन करवाया जाता है। तो इसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ध्यान रखिए। पूरे भारत में कितने, तो जैसे आप EEZ आप देखते हो, या फिर आपका इकोनॉमिक आर्थिक जोन के नाम से देखते हो विशेष आर्थिक गतिविधियों के लिए, तो उसी प्रकार कौन सा? तो इसको बोलते हैं ZCC, यानी जोनल कल्चरल सेंटर, जिसे सांस्कृतिक क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। इसे क्या कहा जाता? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र टोटल भारत में कितने बनाए गए? तो ये टोटल भारत में सांस्कृतिक केंद्र कितने बनाए गए? टोटल भारत में है कितने? 7। इनमें से यूपी में भी एक स्थित है, पहले यूपी वाला भी निपटा लो। तो यूपी में प्रयागराज,
यूपी में सांस्कृतिक संगम की नगरी प्रयागराज में भी एक क्या है, सांस्कृतिक केंद्र है। बाकी की बात करें तो बाकी पटियाला में है। पटियाला का मतलब पंजाब, ये पटियाला हो गया। पटियाला के बाद फिर आइए, पटियाला के बाद फिर कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ ये नागपुर हो गया। नागपुर के बाद उदयपुर राजस्थान, ये आपका कौन हो गया, उदयपुर। तो मानचित्र से ध्यान रखो, पटियाला हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया। नागपुर के बाद आइए अब इधर कोलकाता, इधर आओगे तो ये कोलकाता हो गया। कोलकाता के बाद दीमापुर, असम पूर्वोत्तर भारत में, तो ये कौन हो गया, दीमापुर हो गया। तो दीमापुर के बाद यहाँ हो ये, तो ये कौन होगा, तंजौर, तमिलनाडु में कौन, तंजौर, तमिलनाडु में तंजौर हो गया। तो कितने, 3 ये हो गए। इधर से शुरू करो, पटियाला हो गया, उदयपुर, नागपुर, इधर आपका दीमापुर, उसके बाद कौन हो गया, कोलकाता, तंजौर, और ये बीच वाला जो आप देखते हो ये नॉर्थ वाला उत्तरी क्षेत्र, इसके लिए कौन, ये प्रयागराज। तो टोटल कितने, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा की गई है, जो एग्जाम में आता है और आपको अभी ये याद भी हो जाना चाहिए। कौन कौन, पटियाला, उदयपुर, नागपुर, 3 इधर से तंजौर, कोलकाता, दीमापुर, और 6 हो गए। और ये आपका जो प्रयागराज, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये सांस्कृतिक केंद्रों में आता है। इसी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम लाई गई, वो भी आप ध्यान दीजिए, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस स्कीम का नाम है प्रोजेक्ट मौसम। कौन सी स्कीम है, प्रोजेक्ट मौसम है। तो प्रोजेक्ट मौसम भी आप ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय की क्या है, ये स्कीम है। अगला कहा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की ओर चल रहे हैं, तो उस पर हम चलते हैं, शिक्षा मंत्रालय। ये काफी काम का है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। शिक्षा मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। पूछेगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमने क्या बताया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। कौन सा ये है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले जान लीजिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। आप कहेंगे कि ये केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है, तो इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। और क्यों, जब केंद्र के द्वारा, यानी एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य, दोनों लोग मिल करके, रेशियो हो सकता है 50-50 का, रेशियो ये हो सकता है 60-40 का, रेशियो ये हो सकता है 80-20 का, रेशियो ये हो सकता है 90-10 का, 90-10 का, कितना, ये रेशियो 90-10 का हो सकता। इस रेशियो में फंडिंग करते हैं, यानी केंद्र भी पैसा लगाए, राज्य भी लगाए, तो उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को केंद्र प्रायोजित यानी स्कीम के नाम से जाना जाता। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कितने, 5 सालों में ये इम्प्लीमेंट होगी। इसके लिए कितना, तो इसके लिए 1037 करोड़, कितना, 1037.9 करोड़ रुपया इसमें खर्चा होगा। 1037.9 करोड़, जिसमें 700 करोड़ रुपया कौन, केंद्र लगाएगा, बाकी जो बचा वो पैसा कौन लगाने वाला है, तो ये 337.9 करोड़ पैसा राज्य सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा। ये स्कीम कितने, 5 साल के है, तो ये 2022 में आई है। तो 2022-23 से शुरू करिए, तो ये स्कीम कब तक ये होगी, 2026-27, यानी ये आपका 26-27, 2026 और आपके कितना, 27 तक इसको लागू किया जाएगा। 27 तक यानी इसको लागू किया जाएगा। तो 5 साल आप पूरा कर लीजिए, 5 साल पूरा हो रहा, 22 से ये 22 वाला उठा लीजिए और इसका लास्ट वाला, तो ये 27 से 22 घटाओगे, कितना, 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे सर आ रहा। तो ये 5 सालों के लिए होगी। तो आप जब भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 28 तक मत पहुंचा दीजिए कि इससे 23 से काउंट कर लो, ये आगे से शुरू हो रहा है 22 से, तो 22 वाला काउंट होगा, यानी 22 और 23 में लागू होगी। देखो 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, तो ये 5 साल हो गए कि नहीं, 26-27, तो ये 5 सालों के लिए लागू होगी। 2022-23 से 2026-27 के बीच लागू होगी। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्कीम आप एग्जाम में डालेगा, ये 10 सालों के लिए है, 6 सालों के लिए, 4 सालों का, तो ये 5 साल के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कम से कम 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ जो अधिगमकर्ता लर्नर्स आवे, तो ये क्या है, 5 करोड़ इसमें लर्नर्स नए लोग सीखें। और क्या सीखें? तो इनको कहा गया कि ये क्या सीखें? फाउंडेशनल लिटरेसी, आधारभूत उनमें साक्षरता होनी चाहिए। और न्यूमरेसी कंपोनेंट, न्यूमरेसी मतलब संख्या उनख्या इनका, यानी गुना भाग जोड़ घटाव ये सीख पावे। और साथ में क्या, लिटरेसी यानी फाउंडेशनल का मतलब एक आधारभूत समझ उनके अंदर विकसित हो जाए। तो ऐसे कितने, तो ऐसे 5 करोड़ इसमें लर्नर्स का टारगेट 5 सालों के लिए रखा गया है। फंडिंग कैसे होगा? 60-40, 60% केंद्र पैसा देगा। समान स्टेट की बात हो रही, अगर समान स्टेट नॉर्मल स्टेट है तो इसमें 60% पैसा केंद्र और 40% पैसा राज्य सरकार लगाएगी। लेकिन कोई हिमालयन स्टेट है, जैसे आपका कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इनके लिए 90% केंद्र और 10% राज्य देगा। और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और हिमालयन स्टेट, इसके लिए 90-10 का रेशियो चलेगा। 90% केंद्र और 10% राज्य के द्वारा पैसा खर्चा किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के लिए ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा जैसे दिल्ली पांडिचेरी है, तो उनका 60-40 का रेशियो चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल है, जम्मू कश्मीर में 90% क्या है, यानी विधानसभा तो है लेकिन 90% पैसा केंद्र देगा और 10% पैसा राज्य लगाएगा। इसके अलावा जितने बाकी केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं उनका 100% पैसा कौन वहन करने वाला है? केंद्र सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। 5 इसके लक्ष्य रखे गए, तो 5 लक्ष्य पहला बताई दिए, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी एक बेसिक आधारभूत समझ, आपकी चीजों को आप समझने लगे, ये आ जाए। संख्या उनका पहचान, गुना भाग जोड़ घटाव ये जान सकें। ये क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, आपके अंदर किसी भी मुद्दे विचार पर सेम एज कोई कुछ आपको बेवकूफ बना के ना चला जाए, बल्कि उसके पक्ष और उसके विपक्ष, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट पर सोचने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो जाए। तो ये भी आपके अंदर क्या क्रिटिकल लाइफ स्किल आ जाए, तो ये भी विकसित करना। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, यानी जब वोकेशनल का मतलब हुआ कि कुछ विशेष समय के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी विशेष उद्यम को भी अपना सके, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल व्यवसायिक, व्यवसाय का मतलब हुआ, वोकेशनल का मतलब हुआ व्यवसायिक, जिससे आपको रोजगार प्राप्त हो, तो वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा पर बल होगा। इसके अलावा कंटिन्यूटी एजुकेशन, ये नहीं कि आप 2 दिन आए 3 दिन गायब, नहीं, लगातार सतत अनवरत शिक्षा पर भी इसमें बल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए 5 ये उद्देश्य आप समझी गए हो, तो उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें अगला जो मंत्रालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता। इसी के द्वारा एक स्कीम यहाँ चर्चा में बनी हुई है, 2015-16 से लॉन्च यानी ये शुरू की गई है। इसी का नाम है, एक पहले ध्यान दीजिएगा, 2008 में एक अभियान आता है जिससे क्या कहा जाता, नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी 2008 में आया और इसमें 8 मिशन को टारगेट किया गया। कितने? 8 मिशन को टारगेट किया गया। 2008 में आता है नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पी भी लिख लीजिए, नेशनल एक्शन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको लाया जाता है और इसी के अंतर्गत 8 मिशन, उसी 8 मिशनों में से एक है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर, इससे यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 2015-16 से इसको क्या किया जा रहा, लॉन्च किया, यानी इसको कंटिन्यू इंप्लीमेंट कर दिया गया। हालांकि इसकी अवधारणा पहले से आ चुकी थी, क्योंकि ये 8 में आया तो तभी से आ चुकी थी। तो इसमें जो ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, ये एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, इनहेंस करना, क्या? फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट कवर है, भारत का जो वन क्षेत्र है, इसको इंक्रीज करना, रिस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, जो है उसको बचा के रखना, नहीं तो वन लगाना, संरक्षित करना, यानी सब कुछ रिस्टोर, प्रोटेक्ट और उसके बाद कौन प्रिजर्व, जितना भी आप सोच सकते हो, इनहेंस, इन सब का फॉरेस्ट कवर का किया जाएगा। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया, जो जंगली क्षेत्र है वो और गैर जंगली क्षेत्र जहां पर
फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट व नॉन फॉरेस्ट एरिया दोनों को कवर किया गया। तो इसमें फॉरेस्ट व नॉन फॉरेस्ट दोनों को कवर किया गया है। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें फॉरेस्ट व नॉन फॉरेस्ट दोनों प्रकार के एरिया को क्या किया गया, कवर किया गया है। अगला नगर वन योजना। नगर वन का मतलब हुआ जो सिटी है, नगरों में वनों को लगाया जाना, वनों का वृक्षारोपण करना। तो इसके लिए 2020 से नगर वन योजना लाया गया। तो नगर वन योजना में 400 जो नगर वन और 200 नगर वाटिका, यानी नगर वन और नगर वाटिका के नाम से इसे अगले कितने, तो अगले कहा जाए 4 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये आपकी स्कीम है कौन, नगर वन। तो ये 2021-22 से शुरू हुई और 24-25 तक चलेगी। 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा, भारत जो वादा करता है वो अपनी प्रतिबद्धता समय से पूरा करता है। और भारत ने अपना जो लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, तो ये भारत के द्वारा लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिसे INDC यानी इंडिया का इंडियन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भारत कितना करेगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उसको समय रहते सौंप दिया। और किसको सौंपा, ये आपके काम का है। UNFCCC सचिवालय, UNFCCC सचिवालय को नवंबर 2022 में इसको सौंप दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्कीम है। आज स्कीम 2-3 स्कीम आपने 2-3 या 4-5 स्कीम जान लिया और ये आपके लिए जरूरी भी था। अगला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये कब आई, तो ये 2019 में आती है। इसमें जो ओल्ड एज है उनको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए और इसमें मंथली वाइज सुनिश्चित तरीके से, यानी आपको आश्वासित होकर के पेंशन देने की बात की गई। इसमें 3,000 रुपये अगर आप कितनी एज प्राप्त कर लेते, 60 वर्ष आपकी एज हो जाएगी, तो इसमें जो असंगठित क्षेत्र के है वर्कर्स, इनको 3,000 रुपये प्रति माह क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो एक प्रकार की ये क्या, लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्वैच्छिक और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। आपको इसमें पैसा यानी क्या होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। स्वैच्छिक है। एज ग्रुप कौन शामिल इसमें हो सकते, तो 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें क्या शामिल हो सकते, लेकिन पेंशन आपको 60 वर्ष पूरा होने के बाद मिलेगी। अब इसमें शर्त है कि आपकी आमदनी 15,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए। क्या 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें प्रतिमाह, तभी इसके क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। इसका कौन सदस्य नहीं हो सकता, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट EPF के अंतर्गत यानी एलिजिबल है। और इसके अलावा ईसिक का मतलब हुआ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत वो फायदा उठा रहा, या नेशनल पेंशन सिस्टम, कोई भी नेशनल पेंशन सिस्टम हो सकती, अगर उसको ज्वाइन किया है तो गवर्नमेंट जो फंडेड है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें 75 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच आपको प्रीमियम राशि देनी होगी। तो जो प्रीमियम राशि होगी वो 55 से 200 रुपये के बीच होगी। और इसमें आपकी हैसियत, आप जो भी प्रीमियम का आप करेंगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें 50% पैसा खुद लाभार्थी को देना होगा और 50% पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। अब आगे चलते हैं, आगे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चर्चा में था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए इसको भी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022-23 ये आखिरकार 22 का है, लेकिन होगा 23 इसलिए यहाँ 23 लिखे हैं। तो ये पूछेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ आयोजन होगा, तो ये कहाँ होगा, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। और पहली बार ये 2015-16 दोनों बार नई दिल्ली में हुआ। 17 वाला कहाँ, चेन्नई में हुआ। 17 वाला कहाँ हुआ, 17 वाला चेन्नई में हुआ। 18 वाला ये कहाँ हुआ था, लखनऊ। यूपी वाले ध्यान दें, 2018 वाला कहाँ, ये लखनऊ में हुआ था। तो 15-16 दिल्ली में हुआ, 17 वाला चेन्नई में हुआ, फिर आपकी 18 वाला लखनऊ, 19 वाला कोलकाता, 20 वाला वर्चुअल मोड में हुआ क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। 21 वाला गोवा, 21 वाला कहाँ, गोवा में हुआ। तो ऐसे आप लिखो 2021 वाला, ऐसे 21 लिखते हो तो यहाँ आई गो का मतलब गोवा। तो ये 21 वाला कहाँ, गोवा हुआ। तो कुछ कुछ कोड बना के आप याद कर लीजिए अपने हिसाब से, ताकि दिमाग में रहे, क्वेश्चन गलत नहीं। 22 वाला भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 15-16 नई दिल्ली, 17 वाला चेन्नई में, 18 वाला लखनऊ में, 19 वाला कहाँ हुआ, तो 19 वाला कोलकाता, 19 वाला कोलकाता, 20 वाला वर्चुअल मोड में, 21 वाला गोवा और 22 वाला कहाँ होगा, भोपाल में होगा।
अगला, मराठी लावणी सिंगर, जो ये लावणी होता है ये महाराष्ट्र में होता, तो उसकी सिंगर थी सुलोचना चौहान। इनका निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है पद्मश्री से सम्मानित थी और ये लावणी समर्दनी के नाम से जाना जाता, जिसका क्या मतलब होता है, लावणी क्वीन, लावणी क्वीन के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है केरल का बीज फार्म, नाम ध्यान दीजिएगा। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल क्या बन गया, यानी फार्म बन गया। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया। तो पूछेगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो कार्बन को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया, वो कौन बीज फार्म है, कहाँ स्थित है, तो ये थुरथू अलुवा, थुरथू अलुवा केरल में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिलनाडु, ये फिर कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन मिशन, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे भारत जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला है भारत का पहला राज्य बन गया। और ये तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन भी 2022 में 8 से 9 दिसंबर 2022 के बीच चेन्नई में आयोजन किया गया। बात करें कब चर्चा ये किया था, तो बजट 2021-22 जब एलोकेशन हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा किसके, तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। और उसमें ग्रीन क्लाइमेट कंपनी भी स्थापित की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जिसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक कौन है, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज, इन सबको शामिल किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व में निष्पक्षता तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। तो आज का ये करंट अफेयर्स था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे के जाइएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।